जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चे, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, क्लास 11th की सोशियोलॉजी के चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं विद इन 30 मिनट्स। सो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक भी तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये सिलेबस तुम्हारा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्लेलिस्ट मैंने अभी आई बटन पे लगा रखा है, उसे क्लिक करो और उसे देखो। उस प्लेलिस्ट में तुम्हें 30 मिनट्स के सभी चैप्टर्स के लेसन्स मिल जाएंगे। इसमें हम जीरो से हीरो तक की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, जहां पे अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, उसके बाद भी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, इफ यू फॉलो द सेशन। क्लियर? चलिए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर अभी तक तुम लोग बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। एंड हियर आई एम गोइंग टू शेयर यू द लिंक ऑफ द टेलीग्राम। सो ये रहा लिंक, तुम्हें वैसे मिल जाएगा इन दी होम टैब, बट हियर इज दी QR ऑफ टेलीग्राम, जहां पे तुम लोगों को बच्चा नोट्स मिल जाएगा एंड चैनल रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अपने पर्सनलाइज डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जब हम चैप्टर की बात करते हैं बच्चे, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, मान लो अभी तुमने बिल्कुल भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसके बाद अगर भी हम डिस्कस करें तो इतना तो हम लोग को पता है ना कि वेस्ट के कंट्री में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है। 19th सेंचुरी के आसपास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है बच्चा, फिर हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन भी वहीं पे आता है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना कि फ्रेंच रिवोल्यूशन आता है, राजा को हटा दिया जाता है, लोग जो है मतलब क्या था, सिस्टम बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था। ठीक है, तीन तो हमारा क्या बोलते हैं, एस्टेट सिस्टम था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था, जहां पे तीन पिरामिड थे और उसपे सबसे ऊपर थे क्लर्जी, उसके ऊपर थे नोबिलिटी यानी कि राजा, और सबसे ऊपर थे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल पे सबसे ज्यादा अत्याचार होता था, बिकॉज जो नॉर्मल पीपल हैं वो टैक्स पे करते थे राजा को भी और जो चर्च के लोग थे वहां को भी। ठीक है, हम लोग वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। इंसान जो है वो सिर्फ रिलीजन को फॉलो किया करते थे। देयर वॉज नो फ्रीडम, नो इक्वालिटी, नो रैशनल थिंकिंग, डिस्कशन, डिबेट्स कुछ खास होते नहीं थे। धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई, देन वी सॉ कि कैसे लोग जो है वो सोचना शुरू करते हैं। वो मतलब नॉर्मल दिनचर्या उनका था, नॉर्मल उठते थे, देन काम पे जाते थे खा पी के, फिर वापस आते थे, फिर सो जाते थे, तो इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आता है विच इज नोन एज एनलाइटनमेंट, जहाँ पे लोग जो है वो थोड़ा सा रीजनिंग करने लग जाते हैं। लोग जो है वो पूछते हैं कि क्या बोरिंग जिंदगी है, बस उठते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं खा पी के, ये कौन सी जिंदगी हुई? जिंदगी में कुछ होना भी तो चाहिए, हम जो पसंद करते हैं वो काम करें, हम खुश रहें, हम फेस्टिवल्स मनाएं, हम ये करें, हम वो करें। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो आइडियाज के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं कि वी शुड थिंक अबाउट फेस्टिवल्स, वी शुड थिंक अबाउट सेरेमनीज, वी शुड हैव अ लाइफ जहाँ पे हम वो चीजें करें जो मतलब चॉइसेस की बात होने लगी, फिर फ्रीडम की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है, इंडिविजुअलिज्म की बात होती है। ये कब बात चालू होती है? एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड पे, जब लोग रीजनिंग करना, डिस्कशन, डिबेट्स करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम ग्रेजुअली देखते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन आता है, जहां पे आइडियाज मतलब क्या था समाज में कि क्लर्जी सबसे ऊपर होते हैं, फिर राजा होते हैं, और वो लोग टैक्स, उनको टैक्स पे करते थे, हम लोग कॉमन पीपल। तो हमारे लिए कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, हम अर्न कर रहे हैं और हम उन्हें टैक्स पे कर रहे हैं। हमारी तो जिंदगी ही मतलब क्या चल रही है कि हमें कमाना है, आधा हमें आधा हमारे पास रहेगा, आधा उनके पास जाएगा। तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत गुस्सा हो गए। आप हमसे टैक्स ले रहे हो, उसके बाद भी आप जो मीटिंग्स करते हो उसमें हमें नहीं बुलाते हो, हमारी बात को नहीं मानते हो, तो गुस्सा हो गए लोग। रेवोल्यूशन करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 17 किसमें, 1757 में, इजंट इट? सो वी सॉ दैट कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, एंड देन वी सॉ दैट हाउ पीपल डिड रेवोल्यूशन, है ना? सो ये सारी चीजें होती हैं, एंड देन फाइनली वी सॉ कि फिर समाज में तीन हमारे बेसिक राइट्स या यू कहो आइडियल्स स्टैब्लिश होते हैं। व्हाट वाज दैट आइडियल्स? वी हैड दिस फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। सो ये साइड प्रिंसिपल्स लिबर्टी वाली हमारी आती है। ओके, सो दिस वाज एनलाइटनमेंट, एंड देन केम फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, मशीन्स का इंट्रोडक्शन होता है। सो ये तीन चीजें आती हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि समाज जो था, जहाँ पे लोग बहुत नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे, जहाँ पे
क्या कर रहे थे वो, उठते थे, काम पे जाते थे, है ना, फिर काम करके वापस आते थे, फिर सो जाते थे खा पी के, तो नॉर्मल एक मशीन जैसी जिंदगी, मशीन भी ना कहो पर नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। फिर समाज में इतना ज्यादा चेंजेस आता है कि अब हम टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पे इतना ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए, तो सोसाइटी में काफी ज्यादा लार्ज स्केल चेंजेस आए हैं बच्चा। तो वो समझने के लिए सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का इमर्जेंस होता है इन दी वेस्ट, इन दी यूरोप, एंड देन जब वहां पे सोशोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है फॉर्मल डिसिप्लिन की तरह, वो वहां पे सोसाइटी को स्टडी की जाती है, समझा जाता है कि क्या चीजें हो रही हैं समाज में। डिफरेंट थिंकर्स आते हैं जो सोशोलॉजी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें से 3 सोशोलॉजिस्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज कार्ल मार्क्स, देन दिस इज मैक्स वेबर एंड दिस इज एमाइल डर्कीन। इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक आइडिया लग गया बच्चा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो कि इमर्ज होता है बच्चा इन द 19th सेंचुरी फ्रॉम द वेस्ट यूरोप। ये आपको क्लियर हो गया है। हम देखते हैं कि ये कैसे आता है, एनलाइटनमेंट की वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब कैसे, तो मैंने अभी जैसे हम देख रहे हैं इन तीनों की वजह से सोशोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होता है। इसीलिए बच्चा तुम देखोगे ना कि सोशोलॉजी के टीचर्स ज्यादा नहीं मिलते हैं, बिकॉज सोशोलॉजी एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, इतना भी पुराना नहीं है जैसे साइंस और मैथ्स हो गया। ठीक है, थोड़ा रीसेंट डेवलपमेंट है, इसीलिए हम देखते हैं कि सोशोलॉजी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है एज अ सब्जेक्ट मैटर। ओके, बट स्टिल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हेन इट कम्स टू, एंड ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एंड द वेलफेयर एक्सेट्रा। सो विच चेंज द ट्रेडिशनल वेज। तो सोशोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल वेज जो हैं वो चेंज हुए, एंड अब जो है ट्रेडिशनल वेज मतलब क्या, अंधाधुनी रिलीजन पे भरोसा करने वाले लोग रहते थे यूरोप में। ठीक है, जो क्या करते थे कि वो पाप करते थे और फिर इंडल्जेंसीज खरीदते थे, आपको याद होगा, वो लोग पाप किया करते थे और उसके बाद फिर एक इंडल्जेंसी खरीद लिया करते थे कि भाई आ, मतलब डोनेट कर लो। ठीक है, मान लो कि तुम पाप करते हो और फिर तुम गंगा में जाके नहा के आते हो, और ये चीजें वो करते थे। अब यहाँ पे गंगा नहीं नहाते थे वो, यहाँ पे कुछ इंडल्जेंसीज वो चर्च से खरीद लेते थे, और ये एक तरीके का प्रोसेस चलता था जहाँ पे वो क्या करते थे, ये सारी चीजें करते रहते थे। ठीक है, तो इतने महान लोग थे वहां पे, मतलब इतनी सोच बंद थी कि अंधाधुनी बिना क्वेश्चन किए रिलीजन को फॉलो करते थे, और रिलीजन को भी फॉलो नहीं करते थे, जो लोग बोलते थे चर्च वाले, जो क्लर्जी पीपल थे, वॉट एवर दे सेड वही माना जाता था। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल वेज है ना, ये चेंज हुए, एंड लाइफ में हम देखते हैं सिस्टमैटिक वे में हम देखते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल थिंकिंग को क्वेश्चन किया गया, क्रिटिसिज्म्स आए, और अभी तक आइडियाज में इमर्जेंस होता है, लोगों के थिंकिंग के बारे में, आइडियाज के बारे में, वैल्यूज के बारे में डिफरेंट चीजें आती हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी कमियां थी, फिर कमियों पे काम किया गया, इसलिए हम देखते हैं काफी सारे प्रिंसिपल्स इमर्ज होते हैं, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज वेस्ट से ही आई हुई हैं, एंड इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी एज वेल। सो सिस्टमैटिकली हम स्टडी करते हैं सोसाइटी को विद इन दी सोशोलॉजी। इतना समझ में आया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो सोशोलॉजी कहाँ बॉर्न हुआ है, एज अ रिस्पॉन्स टू रैपिड चेंजेस जो कि हो रहे थे इन द यूरोपियन कंट्रीज दैट टुक प्लेस इन दी अगेन यूरोप, दैट सेम थिंग। फर्स्ट हमारा होता है एनलाइटनमेंट, जहां पे हम देखते हैं बच्चे की रीजनिंग होता है, साइंस एंड ह्यूमैनिटी की बात हो रही होती है। ये तीनों तुम्हें पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ओके, एनलाइटनमेंट होता है जहां पे क्या करते हैं लोग, रीजनिंग करना चालू करते हैं। ठीक है, बुक्स सर्कुलेट होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का इमर्जेंस होता है, तो एक कंट्री में लिखा जाने वाला बुक इधर उधर पास होता है, थिंकर्स जो है वो इधर उधर जाते हैं, बात करते हैं, बातें फैलाते हैं, और उसके बाद फिर आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट यू आर फॉलोइंग रिलीजन। रिलीजन में होता है कि भाई आप इंडल्जेंसी खरीद लोगे, आपके पाप मिट जाएंगे, और फिर आप जाके नया पाप वापस से करते हो। तो फिर ये कौन सा प्रोसेस है, क्या हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में ये सारी चीजें एक्चुअल में लिखी हैं या फिर ऐसे ही हो रही हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन उठने चालू किए, अलग अलग थिंकर्स आते हैं, मोंटेस्क्यू जैसे थिंकर्स अगर आपको याद होंगे, जॉन लॉक, तो वो किताब लिखते हैं। ठीक है, और उनकी किताब को भी पढ़ा जाता है, तो इस तरीके से आइडिया जो है वो स्प्रेड होते हैं। अब जो था ग्रेजुअली ऐसा होने लग गया सोसाइटी, जहां पे अगर आप रीजनिंग करना नहीं जानते तो आप ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाते थे, ऐसा होता था। ठीक है, तो रीजनिंग, साइंस एंड ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात होने लगी इन दी एनलाइटनमेंट टाइम पीरियड। सेकंड होता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पे हम देखते हैं क्या 1789 में हुआ था वंस अगेन, एंड ये चैलेंज करता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी को। पहले मोनार्की थी, क्लर्जी थी जो कि रूल किया करती थी कॉमन पीपल पे, अब आप रूल कर रहे हो, आप पॉलिसीज प्लान्स बना रहे हो, पर कॉमन सिटीजन्स की बात नहीं मान रहे हो, उनको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को आप नहीं देख रहे हो, और
आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप उनके ही पैसे पे आप जिंदा हो और आप काम अपने चला रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी लेकर रखे हो और उसके बाद भी उनको ही मुख्यता नहीं दे रहे हो, है ना। तो इस टाइप के सवाल उठते हैं। सो देन वी सो कि कैसे मोनार्की को हटा दिया गया बाय द पीपल, दे डिक्लेयर रिपब्लिक। सो ये सारी तमाम तरीके की चीजें होती हैं। इट प्रमोटेड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये तीन जो हमारे वैल्यूज थे वो स्टैब्लिश होते हैं विद इन दी सोसाइटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। लिबर्टी मीन्स यू आर फ्री, ह्यूमन इज फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, मीन्स चॉइस होने चाहिए, चॉइस, राइट। सो ये सारी चीजें होती हैं। इक्वालिटी मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल, ऑल मेंस इन वुमेन्स की इक्वालिटी की बात थोड़ी लेटर आती है ना, बट मेंस के बारे में मेनली हम बात कर रहे हैं। फ्रैटर्निटी के बारे में ज्यादा बातें चालू होती हैं। देन आता है हमारा तीसरा, जो कि है हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जहां पे हम देखते हैं कि शिफ्ट आता है। लोग जो है लोग जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम किया करते थे। देन वी सॉ दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। देन दे केम टू अर्बनाइजेशन होता है, ये सिटीज में आते हैं, टाउन्स में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। एंड देन न्यू सोशल क्लास का इमर्जेंस होता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मशीन्स का क्रिएशन भी होता है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और एक तरीके से जो सोशल क्लास इमर्ज होता है उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, है ना। सो ये तमाम तरीके की चीजें आती हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। ठीक है। तो ये सारे अब हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कहानी आगे बढ़ती गई और सोशोलॉजी के अंदर हम क्या चीजें, यानी कि एक तरीके से अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन तीनों की वजह से हमारा कैसे समाज में चेंजेस आते जाते हैं, कैसे नए नए आइडियाज आते हैं, थिंकर्स आते हैं और क्या चीजें वो बताते हैं, वो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सो दीज चेंजेस फर्दर, ये तीनों के चेंजेस अगर मैं बात करूँ ना, तो इन चेंजेस ने कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए। ठीक है। काफी चीजों पे क्वेश्चन उठाया गया जिसकी वजह से हम आगे थिंकर्स को पढ़ेंगे और उनके आइडियाज को पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है ना बच्चा, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ना कि इंडस्ट्रीज आ जाती हैं तो लोगों को मशीन की तरह काम कराया जाता है ना। असेंबली लाइन जितनी स्पीड से बढ़ेगी आपको भी उतनी ही स्पीड से काम करना होगा, है ना। और आपको जो चाय का भी ब्रेक है, या एक दिन भर में आपको गिन के इतने मिनट, 2 घंटे, 1 घंटे का दिन भर में एक ब्रेक मिलेगा। ठीक है। चाय के लिए भी आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, हिसाब से गिन के, स्टॉप वॉच के हिसाब से आपको काम कराएंगे। एंड 12 घंटे, 15 घंटे आपको काम करा लेंगे। तो ये सारे तमाम तरीके के चैलेंजेस आते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, सोशल कंडीशंस बहुत खराब हो जाती हैं, तो और बहुत सारे चैलेंजेस उठ के आते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो इस चीज पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्यों करते हैं बच्चे? जैसे ही ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, एक लिबर्टी का आइडिया भी इमर्ज होता है, लिबरलिज्म के बारे में बात होने लग जाती है। अब आप बोलोगे मैम लिबरलिज्म, लिबर्टी क्या है? तो अगेन लिबर्टी, लिबरलिज्म इज ऑल अबाउट जहां पे एक इंसान फ्री है टू परस्यू व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। मतलब आप कौन सा करियर परस्यू करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको फ्रीडम मिलती है एक तरीके से टू, let's say to pursue your own career or to do whatever you want in your life. Like it is not that आपको religion बताएगा कि आपको क्या करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आप खुद डिसाइड करोगे एज अ रैशनल बीइंग। ओके, दैट वाज ऑल थिंग्स कम्स अंडर लिबरलिज्म, लिबर्टी, जहाँ पे आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है प्रोटेक्शन ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। सो ये सारी चीजें होती हैं। व्हेन जब मार्क्स वेबर की बात करें तो ये बताते हैं, क्या बताते हैं बच्चा? ये बताते हैं कि सोसाइटी में जैसे ही लिबरलिज्म आता है, या उतना डिटेल में ना जाके अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो मार्क्स जो है वो देखते हैं सोसाइटी को एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हु ओन्स द रिसोर्सेज। तो मार्क्स जो है वो समाज को एक तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं। वो बोलते हैं कि वेल्थ जो है वो सोसाइटी को सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। ठीक है। वेल्थ जो है, मनी जो है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दी सोसाइटी। जिसके पास पैसा है वो समाज को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाट मार्क्स वाज ट्राइंग टू से। जिसके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, वही बात है। सोसाइटी प्रोग्रेस्ड। अब वो बताता है कि सोसाइटी में एक प्रोग्रेशन होता है थ्रू स्टेजेस।
ठीक है, पहले फ्यूडलिज्म था, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर एक और स्टेज आएगा. सो दिस वाज व्हाट ही डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू. एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म उन्होंने बताया था. ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है. प्रिमिटिव कम्युनिज्म होता है, फिर स्लेवरी होता है, देन वी सॉ व्हाट फ्यूडलिज्म होता है, इजंट इट. फिर चौथा होता है तुम्हारा कैपिटलिज्म, एंड पांचवे की वो बात करते हैं कि एक सोशलिज्म भी आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आप एलिनेशन पर आ जाओ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आता है, तो फिर वर्कर्स जो है वो क्या आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं ना. इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए कौन आते हैं, वर्कर्स आते हैं. पहले आप एग्रीकल्चर में काम करते थे, अब आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर में उतना फायदा नहीं है, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, तो आप सिटीज में आते हो इन सर्च ऑफ जॉब्स. सिटीज में आपकी नौकरी लगती है, आप वर्कर बन जाते हो. वर्कर बनने के बाद आप देखते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. पहला, आप जब गांव में थे तो आपका रिलेशंस औरों से किस तरीके से था, है ना, आपका रिलेशंस औरों से किस तरीके से था बच्चे. सबसे पहले तो आपका नेचर बदलता है, यानी कि आपका एनवायरनमेंट बदल जाता है. एनवायरनमेंट बदलता है कि नहीं. अगर आप वहां से आओगे, गांव से आओगे यहाँ पे इन सर्च ऑफ जॉब्स, आपका नेचर बदलेगा, आप खुद बदलोगे, अपने आप को अडॉप्ट करोगे टू द न्यू चेंजेस, है ना. सो ये सारी चीजें हैं. फिर दूसरा आपका जो अदर ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने बोला, जब आप वहां गांव में रह रहे थे तो आपके जो रिलेशंस थे वो बहुत ट्रेडिशनल थे. आप अपने दोस्त के घर जाते थे, आपका दोस्त कभी भी आपके घर में आ जाता था, है ना. फिर आपके घर में क्या हो रहा है, आपके खानदान में क्या हो रहा है, ये आपके पड़ोसी को भी पता होता था, आपके पूरे गांव को पता होता था. ठीक है, और जब कोई तुम्हारे घर में प्रॉब्लम होती थी, या फिर मान लो कि तुम्हारे घर में इसकी शादी उससे हो गई, तो फिर ये सारी जो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब डिस्प्यूट्स होते हैं, तो भी गांव वाले आके बातें करते हैं, समझाते हैं. तो ये सारी ट्रेडिशनल बॉन्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं. तो ये जो पहले ट्रेडिशनल बॉन्ड्स था वो भी खत्म होता है व्हेन यू कम टू सिटीज, है ना. तो ये आप अपने आप से अलग होते हो. ठीक है, अपने आप से कैसे अलग हो जाओगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अपने लिए, है ना. आप नौकरी कर रहे हो इन द सेंस कि 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, फिर पैसे कमा रहे हो, अपने फैमिली के लिए भेज रहे हो, तो आपको अपने लिए कहाँ टाइम मिल रहा है कि आप कुछ खुद डेवलप करो, कुछ खुद ग्रो करो, कहीं इन्वेस्ट करो या कुछ भी. आपको अपने लिए समय नहीं मिलता, आप अपने आप से दूर होते हो, अपने इन्वायरमेंट से दूर होते हो. दूसरा, आपके ट्रेडिशनल रिलेशंस या फिर आप दूसरे ह्यूमन बींग से भी आइसोलेट होते हो. जब आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आपके पास दूसरे वर्कर्स से भी इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं होता था. तीसरा, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस पे आपका अधिकार नहीं होता था. ठीक है, जैसे वर्कर्स जो हैं वो एक आधा, मतलब मान लो कि 100% है, 100% का काम है, आपको 10% का काम करना है. पूरे दिन में आप एक ही काम कर रहे हो. ठीक है, मान लो आपका लेट्स से आप फोन का एक छोटा सा पार्ट ही बना रहे हो, एक फोन बनाना है, एंड आप एक वर्कर हो, तो आपको फोन का एक छोटा सा पार्ट ही कंटिन्यूअसली बनाते जाना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सेपरेटिंग फ्रॉम योर वर्क. ठीक है, कि आप सबसे पहले तो आप थक जाओगे, बार बार आपको सिर्फ एक ही बोरिंग काम करना है, वो है फोन का एक पर्टिकुलर पार्ट बनाना है. आप बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो. अब कितने देर तक बनाओगे, पक जाओगे, परेशान हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, और तुम बहुत हेट करोगे इस काम को करने में. ठीक है, सो दैट वाज व्हाट हैपेंड ओवर देयर. वर्कर्स को एक ही काम बार बार करना था. ठीक है, सो अपने काम के प्रति जो लगाव था, जो रिस्पेक्ट थी, वो उन्हें, जो सेटिस्फैक्शन थी, वो उन्हें नहीं मिल रही थी. व्हाट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट अर्निंग, और मैं अपना लाइवलीहुड चला रहा हूँ, दैट्स इट. कोई कुछ प्लेजर नहीं मिल रहा है, कुछ खुशी नहीं मिल रही है ये बकवास काम करके. ठीक है, बस जीना है इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है. और जो फोन बन के तैयार, और मुझे पता भी नहीं है कि इस पार्ट का फोन बनेगा, कि आईफोन बनेगा, कि टीवी बनेगा, मुझे पता भी नहीं है इसका. तो इसका प्रोडक्ट जो है, इसका प्रॉफिट जो है, वो भी मुझे नहीं मिलता था. एंड देयर ओन नेचर और सेल्फ, जैसे कि मैंने बताया, आप अपने इन्वायरमेंट से अलग हो गए, आप दूसरे ह्यूमन बींग से अलग हो जाते हो, आप अपने काम के प्रोडक्ट से अलग होते हो, और अपने आप से फुल्ली अलग हो जाते हो. तो ये जो अलग होने का प्रोसेस है, इसे अंग्रेजी में मार्क्स ने एलिनेशन कहा है. एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम देखते हैं, जहाँ पे ह्यूमंस जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम देयर नेचर, फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स, फ्रॉम वर्क एंड प्रोडक्ट्स, एंड फ्रॉम द नेचर ऑफ सेल्फ. समझ में आ गया, क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये स्टेजेस हैं जो कि मार्क्स ने डिवाइड किया था टू अंडरस्टैंड दी सोसाइटी फर्दर. ठीक है, तो ये एलिमिनेशन वाला पॉइंट आपको फर्स्ट क्लियर हो गया. सेकंड, अब वो बताते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है वो समय समय पे एक क्लास स्ट्रगल उसने फेस किया है. क्लास स्ट्रगल इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन वन अनदर. जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में बताते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म मींस दैट पहले की सोसाइटी जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग हुआ करती थी, लोग जो है वो संतुष्टि में रहा करते थे. स्लेवरी वाली सोसाइटी में स्लेव्स थे.
स्लेवरी वाले सोसाइटी की हम बात करते हैं तो वहां पे स्लेव्स थे एंड मास्टर्स थे, है ना। तो मास्टर्स और स्लेव्स के बीच में थोड़ी अनबन चलती रहती थी। फिर आता है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स थे और कौन था बच्चा, लैंडलॉर्ड्स थे फ्यूडल सिस्टम में, और जो नीचे वाले वर्ग के लोग थे, लेट्स से कॉमन पीपल तो नहीं बोल सकते हैं बट पीजेंट्स कह लो, ठीक है, या बॉन्डेड लेबर्स कह लो, तो वो सारे लोगों का क्या कंडीशन था, वो खराब था। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा, आपको आपको याद होगा, हमने काफी बार पढ़ा है कि जो पीजेंट्स थे वो रिवॉल्ट करते थे अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। पीजेंट्स जो थे अक्सर क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते थे, या फिर उनका गुस्सा इतना था कि वो उनके प्रॉपर्टी पे चले जाते थे, या फिर उनके रिकॉर्ड्स जला दिया करते थे, राइट। सो लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स का झगड़ा होने लग गया इन द फ्यूडल स्टेट। उसके बाद आता है कैपिटलिज्म, जहां पे हम देखते हैं कि वर्कर्स होते हैं, ठीक है, आप सिंपल वर्ड्स में वर्कर्स और ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स भी समझ सकते हो, या फिर अगर आपको बुक का टर्म जाना है तो एक होता है हमारा बूर्जुआजी और एक होता है हमारा प्रोलिटेरिएट। बूर्जुआजीज मींस योर अगेन ओनर ऑफ द फैक्ट्री, बॉस कह लो, एंड प्रोलिटेरिएट मींस हैव नॉट्स, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये टर्म्स भी अपने एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। सो बूर्जुआजीज मींस द ओनर्स, द बॉस, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि उन्होंने फैक्ट्रीज लगा रखी थी, और जो वर्कर्स थे जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास उनसे जमीन ले ली गई थी, तो वो आप आते हैं सिटीज में काम करते हैं, वर्कर्स बनते हैं, दे वेर हैव नॉट्स, जिसे हम कहते हैं प्रोलिटेरिएट। कॉपी पेन लेके नोट बनाते रहो, ठीक है। तो यही क्लास स्ट्रगल होता है, यानी कि वो बोलता है कि हमेशा हम देखेंगे सोसाइटी में एक ऐसा फ्रेज आता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा क्लासेस जो है एक दूसरे के बीच में स्ट्रगल कर रही होती हैं। स्लेव सोसाइटी थी, वहां पे स्लेव और मास्टर का जो है अनबन होती रहती थी। उसके बाद फिर एक अनबन होने के बाद हम देखते हैं कि अब फ्यूडल स्टेट आ जाता है, स्लेवरी एबॉलिश हो जाती है, फ्यूडल स्टेट आता है, फिर यहाँ पे अनबन होती रहती है, फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम आता है। तो ये अनबन होने से रेवोल्यूशन होता है और समाज में चेंजेस आते हैं। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देन इन मॉडर्न कॉर्पोरेशन हम देखते हैं कि वर्कर्स में फील, वही सारी चीजें हैं, एलिनेशन की एग्जांपल। इकोनॉमी के बारे में यही बताते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है एंड देयर इज अ प्रोडक्टिव फोर्स, प्रोडक्टिव रिलेशंस। सो यहाँ पे मेनली यही है आपका कि इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि कैसे वेल्थ जो है, वो जिसके पास पैसा है वो समाज में चीजों को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर वो बात करते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की। एंड वन मोर थिंग, द मोड ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे हम देखते हैं कि बिल्डिंग इन द सेंस फाउंडेशन और बेस, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द टॉप। ये मेनली मैंने वैसे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, लाइन बाय लाइन पार्ट वाइज है, अगर आपने वो नहीं देखा है सो इंश्योर करो यू आर सीइंग दैट। यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो ही वाज ट्राइंग टू से कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होता है इट इज योर लेट्स से जहां पे आपके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं एंड लेट्स से फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है एंड प्रॉपर्टी वगैरह होती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये सोर्सेज होते हैं। प्रोडक्टिव फोर्सेज रेफर्स टू ऑल मींस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे होती है एक फोर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव फोर्स, जिसमें हमारे आते हैं, क्या आते हैं, लेबर, लैंड एंड सच थिंग्स। एंड प्रोडक्शन रिलेशंस में आपका रिलेशंस विद दी अदर्स, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कोई लेट्स से वी हैव स्लेव एंड मास्टर, तो स्लेव जो है यहाँ पे इसके पास क्या है, स्लेव और मास्टर्स का जो रिलेशन है, या फिर जो लैंडलॉर्ड्स है पीजेंट्स का रिलेशन है, या फिर कैपिटलिस्ट में बूर्जुआजीज और प्रोलेटेरिएट का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्टिव रिलेशंस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हमारा होता है विच इज प्रोडक्टिव फोर्स, इसमें होता है मीन्स ऑफ या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो इन द सेंस आप फैक्ट्री लगा दोगे तो हो जाएगा, आप फैक्ट्री लगा दोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास जमीन होना चाहिए, दैट इज लैंड। फैक्ट्री लगाने के लिए आपके पास लेबर भी होना चाहिए, वो भी सस्ते में, तो हो गया चीप लेबर। सो दैट इज हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग। अगर आपको कोई भी सामान बनाना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो सबसे पहले आपके पास दिमाग में आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, तो आपके पास प्रोडक्टिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास जमीन होनी चाहिए, आपके पास लेबर होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, दैट कम्स अंडर प्रोडक्टिव फोर्स। एंड प्रोडक्टिव रिलेशन, आपके रिलेशंस होने चाहिए विद दैट, मतलब आपने लेबर रख दिया तो नहीं चलेगा, आपका लेबर के साथ रिलेशन कैसा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, दैट इज व्हाट मार्क्स वाज सेइंग।
कि समाज जो है वो वेल्थ के हिसाब से चलता है, जिसके पास पैसा होता है वो समाज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है इन द सेंस हम देखते हैं कि स्लेव्स और मास्टर्स के बीच में मास्टर्स के पास ज्यादा पावर होती थी, ठीक है, भले ही अनबन चलती थी लेकिन मास्टर्स के पास ज्यादा पावर थी और वो स्टेट को अपने हिसाब से कंट्रोल करता था, रूल्स रेगुलेशंस उसके हिसाब से बना करता था। फ्यूडल स्टेट जो था, इसमें हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड थे और लेबर्स थे, जो बॉन्डेड लेबर्स है, पॉलिसीज जो है वो ज्यादा फेवर करती थी किसको, लैंड ओनर्स को, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेल्थ जो है वो क्या कर रही थी, वेल्थ जिसके पास था वो सोसाइटी को उस टाइम पे कंट्रोल करा था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट व्हाट वी सॉ इज हमारा जो रिलेशन होता है, जो स्लेव्स का रिलेशन था मास्टर्स के साथ, वो भी इम्पैक्ट करता है। अगर स्लेव्स और मास्टर्स का रिलेशन बहुत खराब होता है तो रिवोल्यूशन आता है, जिसकी वजह से समाज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इन सिंपल वर्ड्स बताने की कोशिश की जा रही थी। आपके एग्जाम पॉइंट से यही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए फोर्स, प्रोडक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन रिलेशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक सुपर स्ट्रक्चर की बात होती है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर मीन्स, अगर इन सिंपल वर्ड्स में बताऊं बच्चा, तो इट्स सिंपली मीन्स कि आपका जो आपके, मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि जिसके पास पैसा होता है वो समाज को कंट्रोल करता है। अब वो समाज को कंट्रोल कैसे करता है, सुपर स्ट्रक्चर के थ्रू, मीडिया, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, उसके हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है, उसके हिसाब से पॉलिटिक्स एक तरीके से चल रहा होता है। वो जिस पे पैसा लगाएगा वही इलेक्शन जीत पाएगा, वही इलेक्शन के लिए यू कैन से वही इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ पाएगा। उसके इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा, इन्वेस्टर्स देंगे। इन्वेस्टर्स कौन है, जिनके पास पैसा है। सो इन सिंपल वर्ड्स, economy, politics and media is controlled by one जिसके पास पैसा है। So that's what is Marx was trying to explain। और देख सकते हो मार्क्स का आइडिया कैसा है। नाउ अगर इसके बारे में और बात करें तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, सो वी हैव टू आल्सो कंप्लीट द लेक्चर। वन मोर थिंग वाज देयर व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज अबाउट मार्क्स इज सोशलिज्म। वो बात करते हैं कि अब सोशलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म तो आ चुका है, अब सोशलिज्म भी आएगा। बट सोशलिज्म नहीं आता है इन द फुल कॉन्टेक्स्ट। वाई नहीं आता है, इट्स बिकॉज द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द वन जिसके पास वेल्थ था और उन्होंने कंट्रोल कर लिया था सोसाइटी को इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं हमारे एमाइल जर्की। एमाइल जर्की मेनली बात करते हैं सोशल फैक्ट्स के बारे में। सोशल फैक्ट्स का मतलब यही होता है कि वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग that are external to individuals yet shapes our behavior। social fact मतलब क्या होता है बच्चा, एनी आइडिया? समाज में कुछ फैक्ट्स होंगे? नहीं। सोशल फैक्ट इज समथिंग विच इज आपका बिहेवियर है, ठीक है। आप कैसा बिहेव करोगे ये कौन कंट्रोल करता है? कहाँ से सीखा आपने बिहेवियर? आप बच्चे थे, छोटे थे, तो आपकी मम्मी पिटाई करती थी जब बदमाशी करते थे, है ना। और जब अच्छे काम करते थे, अच्छे स्कोर करते थे, तो फिर तुम्हें चॉकलेट्स मिलते थे, है ना, रिवॉर्ड्स मिलते थे, घूमने चले जाते थे तुम्हें। तो ये क्या है, आपके बिहेवियर को, आपको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मतलब आपको सिखाया जा रहा है एक तरीके से, तो रीइंफोर्समेंट के थ्रू आपको सिखाया जाता था। अच्छा, डिफिकल्ट वर्ड हटा दो, आसान में बताऊं, आपको मार पिटाई करके या फिर आपको रिवॉर्ड दे के आपको सिखाया गया कि आपको कैसे, क्या कहते हैं, कैसे बिहेव करना है। अगर आप किसी के सामने ढंग से बिहेव नहीं करते हो तो आप घर जाओगे तो फिर पिटाई पड़ती है ना। तो आप बिहेव करना सीखते हो, सोचना सीखते हो, फील करना सीखते हो बिकॉज ऑफ योर फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जहां रह रहे हो तो आपके एनवायरमेंट में, आप जिससे फ्रेंडशिप करते हो, जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ घूमते हो, जिससे बातें करते हो, जिसके अराउंड रहते हो, जिस एनवायरमेंट में रहते हो, जिस फिजिकल जगह पे रहते हो, वो सारी चीजें तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे पर्सनैलिटी को बनने में हेल्प करती है। तो ये जो एक्सटर्नल चीजें होती है जो हमारे बिहेवियर को शेप कर रही होती है, दैट कम्स अंडर योर सोशल फैक्ट। समझ में आया? समझ में आना चाहिए। ओके, सो दैट वाज व्हाट सोशल फैक्टर्स। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सोशल फैक्ट क्या होता है, जो एमाइल डर्कीम ने बताया। सो डिविजन ऑफ लेबर के बारे में वो बात करते हैं कि जो हमारा वर्क्स है, काम है, उसको डिवाइड किया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया था। फैक्ट्रीज जब आती है बात, फैक्ट्रीज की बात आती है, तो फैक्ट्रीज में हम देखते हैं कि काम को डिवाइड कर दिया गया था। आपको एक पर्टिकुलर फोन का एक पार्ट आप बनाओगे, दैट इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे आपको क्या कर दिया गया था, आपका वर्क डिसाइड कर दिया गया था एंड डिवाइड कर दिया गया था। मॉडर्न सोसाइटी को वो समझाने के लिए वो बताते हैं कि हमारी समाज में क्या होता है, सोशल सॉलिडारिटी होती है। एक हमारा समाज होता है, समाज को दो टाइप में उन्होंने डिवाइड किया है, सिंपल में बताऊं तो।
पहला होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में होता है क्या है, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनना है उनकी बातें, अगर तुम्हें समझ नहीं आया है एक बार वीडियो को आगे से देखो। मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में बात करें बच्चा, तो सिंपल ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेयर पीपल आर सिमिलर। जहाँ पे हम बात करें जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हमारी थी, एग्रीकल्चर जहाँ पे हम किया करते थे, वहाँ पे रिलेशंस बहुत सिंपल थे, लाइफ अच्छी थी, सब एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, हमारे घर में क्या हो रहा है हमारे पूरे विलेज को पता होता था। तो ये था मैकेनिकल सॉलिडारिटी इन सिंपल वर्ड्स। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हम आजकल के मॉडर्न टाइम्स में देख रहे हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न सोसाइटीज हैं एंड पीपल जो है एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, आप फोन का आधा पार्ट बना रहे हो, वो फोन का आधा पार्ट बना रहा है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर ये जो प्रोडक्ट का बनने हैं वो टाइम पे प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस है बच्चा। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू मी। यहाँ पे लाइट्स है ना, और यहाँ पे वाईफाई है जो किसी की वजह से चल रहा है ना। वाईफाई खराब हो गया था तो कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी, है ना। सो वाईफाई बनाने के लिए कोई है, लाइट अच्छे से है तो लाइट आ रही है, उसका भी कोई इंश्योर करके रखा। तो हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। मेरे लिए खाना कोई बनाता है तभी तो मैं जिंदा हूँ, तो एक दूसरे से हम इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं इन द कॉम्प्लेक्स वी कैन से ऑर्गेनिक सोसाइटी। ये तो बहुत सिंपल लेमन एग्जांपल्स में दे रही हूँ। well let's say a study, so social forces influence individual behavior, that's what is social fact। and यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है to make you understand about mechanical solidarity and organic solidarity। तो यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर मैंने बता दिया, आप एक बार ही रीड कर सकते हो। यहाँ पे एक लॉज के बारे में भी उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कुछ होते हैं रिप्रेसिव लॉज, कुछ होते हैं रेस्ट्रिक्टिव लॉज। रिप्रेसिव लॉज मतलब वो लॉज जो कि रिपेयर टू और प्रिवेंट डेविएशन फ्रॉम कम्युनिटी और नॉर्म्स। मतलब अगर आपके समाज में कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो फिर आपको समाज में पड़ती है पिटाई, घर में पड़ती है पिटाई, तो वो होता है तुम्हारा रिप्रेसिव लॉ। इट वॉज लाइक आप अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो उस हिसाब से आपके नॉर्म्स क्या होते हैं। अगर आप बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर ये क्या है, ये रिप्रेसिव लॉज है जिसको आप तोड़ रहे हो रॉन्ग बिहेवियर करके। ठीक है, वाइल रेस्टिट्यूटिव लॉज आर दोज लॉज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर रेस्टिट्यूटिव लॉज। दैट्स व्हाट let's say Max Weber is trying to explain you over here। एंड वन मोर थिंग ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज सोशियोलॉजिस्ट के बारे में भी वो डिस्कस करते हैं थोड़ा बड़ा कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो उनको कैसा होना चाहिए, है ना। सोशियोलॉजिस्ट को कैसे होना चाहिए कि दे शुड बी ऑब्जेक्टिव, है ना, दे शुड बी ऑब्जेक्टिव, दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइक पार्शियल नहीं होना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है आपको। आप जब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो ना तो आपको क्या करना है कि अपने फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देनी है। ठीक है, आपको वही लिखना है जो आप देख रहे हो, अपने बायसनेस को मत दिखा देना while writing the और doing research and all। so ये सारी तमाम तरीके की चीजें हम देखते हैं मैक्स वेबर बता रहे होते हैं। ठीक है, he was talking about what, he was talking about objectivity and he was talking about कि there should be no subjectivity, है ना। and we should understand individuals जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर मैं आपको लेट्स से अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है, आपको कोई मैसेज कर रहा है, आपको कोई कॉल कर रहा है, तो इसके पीछे उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, उनका भी कुछ ना कुछ सोच है। थोड़ा ज्यादा ही रियलिटी बोल दिया बट ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई काम ना हो तो आपको कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो ये भी एक रियलिटी हो गई। वेल लेट्स से सो दैट वाज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, ह्यूमंस जो भी करते हैं हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ही वाज ट्राइंग टू से कि उस रीजन को पता करने की कोशिश करो, अपना बायसेस मत दिखाओ कि इसने ऐसा किया क्योंकि इसके साथ ऐसा हुआ, नहीं तुम जाके समझो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है ना। तो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर पर ज्यादा फोकस करने की बात की। सोशियोलॉजिस्ट को सोशियोलॉजिस्ट होना चाहिए, नो बायसनेस शुड बी देयर, यू शुड बी लाइक दैट। सो ये सारी चीजें हम बात करते हैं इन दी एमाइल डर्कीम, जब हम उनको पढ़ रहे होते हैं तो वो बताते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को उन्होंने उनके लेट्स से उनकी जो आइडियाज हैं, उनके उन्होंने जो भी चीजें बताई सोशियोलॉजी से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी एंड बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट एज वेल। नेक्स्ट है हमारे मैक्स वेबर, जिनके कोर आइडियाज क्या है बच्चा, वो बात करते हैं इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजिस्ट की। अंडरस्टैंड सोशल एक्शंस बाय इंटरप्रेटिंग मीनिंग्स पीपल अटैच टू इट। अब यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। लेट्स से एमाइल डर्कीम के बारे में अभी मैंने बताया था कि ही वाज टॉकिंग अबाउट कि यू शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट बी सब्जेक्टिव। सो मेन आइडिया इनकी ही थी, मैक्स वेबर की मेन आइडिया यही चीज थी कि जो इंडिविजुअल्स है वो
हर चीज को आपको क्या करना है, सोशल एक्शंस पे ध्यान देना। सोशल एक्शंस मतलब वंस अगेन वही चीज है, आपको ध्यान देना है कि इंडिविजुअल्स का बिहेवियर कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी करते हैं उनके पीछे कोई मीनिंग्स अटैच होता है। तो मेनली ये मैक्स वेबर कह रहे होते हैं, नॉट एमाइल डकी। एमाइल डकी मेनली ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको अपने फीलिंग्स को नहीं बताना है, ठीक है। और दूसरा जो मैक्स वेबर की बात करते हैं, तो मैक्स वेबर बताते हैं कि इंसान जो भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, कुछ ना कुछ सोच होती है। तो उस मीनिंग, उस सोच को इंटरप्रेट करना है, अपनी खुद की फीलिंग्स नहीं बतानी है। ये सारी चीजें मैक्स वेबर कह रहे होते हैं, ठीक है। आइडियल टाइप की बात करें बच्चा, तो आइडियल टाइप में हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल ट्यूल्स दैट हाइलाइट्स की फीचर्स ऑफ सोशल फिनोमेनन फॉर कंपैरिजन। तो वही बताते हैं कि होता है एक आइडियल टाइप, ठीक है। रैशनलिज्म, ब्यूरोक्रेसी। सो आइडियल टाइप इज व्हाट, कंसेप्चुअल टूल्स जो कि हाईलाइट करते हैं हमारे सोशल फिनोमिनन्स को फॉर कंपैरिजन। द नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन, मतलब वो मेनली बताते हैं कि आपको इंडिविजुअल्स को वैसे पढ़ना है जैसे वो है। ही मेनली टॉक्ड अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच इज स्टिल प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। रैशनलाइजेशन के बारे में वो क्या बताते हैं कि प्रोसेस वेयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ आर रिप्लेस्ड बाय एफिशिएंसी ओरिएंटेड रूल बेस्ड सिस्टम। पहले हमारी लाइफ में कुछ खास रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, कानून नहीं थे। हम अगर कुछ गलत करते थे तो हमारे जो सोसाइटी है वो हमें पनिश किया करती थी, ठीक है, या फिर हमें बेदखल कर देती थी अगर हम कुछ गलत करेंगे तो। लेकिन अब क्या होता है, अब लॉज आ गए, पुलिस आ गई, है ना, एफिशिएंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, रूल बेस्ड सिस्टम्स आ गए, ये रैशनलाइजेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट और लास्ट इज ब्यूरोक्रेसी, जो कि एक रैशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हायरार्की होती है, स्पेशलाइज्ड रोल्स हर किसी को दिए जाते हैं। अथॉरिटी के टाइप्स होते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल, जहाँ पे पहले रूल्स, नॉर्म्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके जो लोग हैं वो आपको पनिश करते थे ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। एक होता है करिस्मेटिक, जहाँ पे हम देखते हैं बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज, ऐसे रूल लीडर्स जो आपको मतलब क्या बोलते हैं, करिस्मेटिक लीडर्स के एग्जांपल दे दो तो वी हैव वेरी फेमस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये करिस्मेटिक लीडर थे, यानी कि लोगों के द्वारा पसंदीदा थे, उनके द्वारा चूज किए गए थे। तो ये करिस्मेटिक टाइप ऑफ अथॉरिटी होती है, जहाँ पे पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, करिस्मेटिक अथॉरिटी वाज से राजा, ठीक है। जो राजा था उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, एंड ये सारी तमाम तरीके की चीजें थी, दैट वाज करिस्मेटिक रूल और अथॉरिटी। अभी के टाइम पे हम देखेंगे सोसाइटी में रैशनल लीगल टाइप का रूल है, जहाँ पे हम देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी मतलब हिंदी में नौकरशाही कहा जाता है इसे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपीएससी वगैरह एग्जाम देना होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के बारे में। लेट्स से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे आपको नौकरी मिलती है, एंड सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है टू बी अ ब्यूरोक्रेट, दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड देन आपके लाइफ में दो चीजें होती है, एक पर्सनल लाइफ, ठीक है, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, जो यहाँ पे सेट कर दी जाती है, जो आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपको जो भी काम करना है वो रिटर्न करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना है, आपको अपॉइंट किया जाएगा इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी फॉलोड। एंड मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी के बारे में यही सारी तमाम तरीके की चीजें बताते हैं, दैट ब्यूरोक्रेसी शुड बी वन जहाँ पे काबिलियत, मेरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हैं बच्चा। कंपैरिजन ऑफ थिंकर्स आपको रीड आउट करना है, सेम थिंग है कि किसने क्या दिया, समराइज करा एक तरीके से। हम थिंकर्स को क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज उन्होंने फाउंडेशन रखा फॉर सोशियोलॉजी, एंड जिसकी वजह से इन्होंने कंटिन्यू किया टू शेप द सोसाइटीज दैट वी आर रीडिंग टुडे। देयर आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इनइक्वालिटी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करने में, जैसे आप बात कर रहे हो आज के ब्यूरोक्रेसी, यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए, कहीं ना कहीं ये जो सोशियोलॉजिस्ट बात कर रहे थे, चीजों के बारे में बता रहे थे, उन्हीं से इमर्ज होकर आज के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन्फ्लुएंस हुए हैं और कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुए हैं। सो दिस इज वन ऑफ पिक्चर व्हिच इज एक्सप्लेनिंग यू। कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड एलिनेशन की, मैक्स वेबर सोशल फैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल सॉलिडारिटी की बात करते हैं। Max Weber was talking about rationalization, bureaucracy, right? So Marx ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इंपॉर्टेंस दिया है, एंड वर्सेस डकीम ने सोशल इंटीग्रेशन के बारे में, सोशल फैक्ट के बारे में बताया है, एंड अथॉरिटी एंड मीनिंग के बारे में वेबर ने बताया। सो दीज आर द की इंपॉर्टेंट डिटेल्स विच यू मस्ट नो। अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो बच्चे इंश्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ऑल्सो सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से करना है। टेलीग्राम पे नहीं हो नोट्स के लिए भी तुम्हें टेलीग्राम पे रहना है, एंड इंस्टाग्राम पे भी बच्चा कनेक्ट हो जाना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर सीइंग द सेशन, आपको इंश्योर करना है कि यू आर रीडिंग द पीपीटी व्हिच इज देयर इन टेलीग्राम,
एंड यू आर इंश्योरिंग कि इसके नीचे ही एक PDF मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द चैप्टर. दैट क्वेश्चन आंसर्स विल बी सम MCQs, assertion reasons, and you will be having some लॉन्ग क्वेश्चन जिससे आपको रीड आउट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में सेव. ठीक है, चलो. वेल, so yeah, we have completed the session. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can reach out on the Instagram, on the comment section. आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप बताओगे, क्या बताओगे, तो आप बताओगे कि कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन के बारे में क्या बताया है इन दी होमवर्क. मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं आपको, एंड यू हैव टू टेल व्हाट यू अंडरस्टूड अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन. टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन कर देना बच्चा. एलिनेशन के बारे में आपको क्या समझ में आया, इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, किस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम विच वी गॉट एलिनेटेड. सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. मैं देखती हूँ कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं. ठीक है, so ensure you are doing your homework once again. Till then, take care. मिलते हैं next sessions में. Bye बच्चा.